अरे क्या बोले बताइए। एमसीडी से आप बाहर हो गए, ये तो बोल दीजिए। हाँ दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली की एमसीडी पे बोलता हूँ। चलिए हाँ। दिल्ली की एमसीडी में भाई हाँ, इस पर साहब बोल दीजिए। एक और यहाँ पे प्रवक्ता बता रहे थे कि सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा समाजवादी पार्टी के थे शायद, उनका ये हश्र है कि एमसीडी में तो वो है नहीं, हिमाचल में है नहीं, गुजरात में 1 सीट आई है, और हमारी एमसीडी में जो आप बता रहे हैं ना 104 सीटें आई हैं। 15 साल जनता की सेवा करी, फिर भी 104 सीटें हमारी ही आई हैं, और टक्कर अगर किसी ने दी है तो हमने दी है। बिहार में तो महागठबंधन का सुपड़ा साफ किया है, आप सीट हार गए हैं। गुजरात में इतिहास रचा गया है। महागठबंधन इस आजादी के बाद आज के मुद्दे पर जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स में परिवार ही प्रथम पूज्य थे, तो ये सबके लिए है, क्योंकि परिवारवाद हर पार्टी में मिलेगा। कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, कहीं मेगा है तो कहीं माइक्रो है। और ऐसा नहीं है कि परिवारवाद को सिर्फ परिवार ही प्रोटेक्शन देते हैं, बल्कि ग्रास रूट वर्कर भी इससे समझौता करके चलते हैं कि अगर राजनीति में सरवाइव करना होगा तो उन्हें इस परिवारवाद को स्वीकार करना होगा। आपको उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कुछ ऐसे ही उदाहरण हम दिखाने जा रहे हैं। ये जीत मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की है। ये खुशी परिवार का गढ़ बचाकर रखने की है। ये तस्वीर कुनबे की लड़ाई खत्म होने की। सियासत में परिवारवाद को पालने पोसने का ये ताजा उदाहरण। यूपी की सियासत में एक नया धड़ा शुरू करने वाले मुलायम सिंह यादव को जब अपने बाद दूसरे नेता को ताकत देनी थी तो उन्होंने पार्टी में अपने भाइयों शिवपाल और राम गोपाल को ही चुना, जबकि मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान जैसे जमीन से जुड़े विकल्प थे। लेकिन मुलायम ने वही लकीर पकड़ी जो कभी उनके गुरु चौधरी चरण सिंह ने पकड़ी थी, अपने बेटे अजीत सिंह को आगे बढ़ाया। मुलायम ने पहले भाइयों को आगे बढ़ाया और जब बेटे की बारी आई तो बैटन बेटे को थमा दी, भाइयों को पीछे कर दिया। नतीजा ये हुआ, चाचा भतीजे में ठन गई, राहें जुदा हो गई। लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद जब उनकी मैनपुरी सीट खाली हुई तो चाचा भतीजे फिर साथ आ गए, सिर्फ इसीलिए कि परिवार की सीट परिवार के पास रहे। अखिलेश यादव ने टिकट दिया पत्नी डिंपल यादव को और जिता भी दिया। चाचा भतीजे ने मिलकर जोर लगाया, खूब लगाया, क्योंकि सवाल परिवार का था। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साथ संदेश जाता है क्या? साथ संदेश जाता है आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। परिवारवाद के छोटे उदाहरण भी देखिए। यूपी की खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई तो बीजेपी को उनकी पत्नी में ही जीत की संभावना दिखी। सोचिए, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, लेकिन परिवारवाद यहाँ पर नहीं चला, राजकुमारी सैनी हार गए। अब चलिए गुजरात, जहाँ रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। परिवारवाद का डंका यहाँ भी खूब बजा और हर पार्टी में बजा। कांग्रेस ने खेड़ ब्रह्मा सीट से पूर्व सीएम अमर सिंह चौधरी के बेटे तुषार चौधरी को टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। इसके साथ ही कांग्रेस की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला भी बयाट सीट से मैदान में उतारे गए। हालांकि महेंद्र अपना चुनाव हार गए। बीजेपी ने भी जमालपुर खड़िया सीट से वरिष्ठ नेता अशोक भट्ट के बेटे भूषण भट्ट को टिकट दिया। हालांकि भूषण भट्ट भी अपना चुनाव हार गए। वहीं जैतपुर विधानसभा से बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री विट्ठल रादड़िया के बेटे जयेश रादड़िया को मैदान में उतारा। विट्ठल अपना चुनाव जीत गए। अब आपको परिवारवाद का चुनावी नतीजा भी बता दें। मैनपुरी को छोड़ दें तो ज्यादातर जगह और लगभग सभी पार्टियों में लोगों ने परिवारवाद को नकार दिया। बाप बेटा, चाचा चाची, बुआ फूफा ना के बराबर चला। इस लिहाज से देखें तो इस बार वोटर बहुत ही समझदार निकले। तो मुझे उम्मीद है हमारे सारे पैनलिस्ट ने ये रिपोर्ट ध्यान से देखी होगी और सब अब सवाल समझ गए होंगे और अब सवाल का जवाब भी हमें देंगे। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर गौरव भाटिया, मैं आपका ले लेती हूँ। इन्हें डिंपल यादव दिखाई दी समाजवादी पार्टी को, आपकी पार्टी को भी राजकुमारी सैनी दिखाई दी। गौरव, नहीं अदिति जी, पूरी ईमानदारी से मैंने आपके सवालों का उत्तर दिया। मैंने बताया कैसे जो शीर्ष पद हैं
वहाँ पे किसी एक परिवार का कब्जा हमारी पार्टी में नहीं है। और मैं एक और बड़ी बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद क्यों कहा है? दीमक की तरह हमारे युवाओं का भविष्य खा जाता है। आप याद करिए, B.R. अम्बेडकर साहब, सरदार पटेल जी, इनसे बड़ा राजनेता आदर्श तो कोई रहा नहीं है। आपको मालूम है भारत रत्न कब दिया गया इनको? आजादी के 43 और 44 साल बाद, और इंदिरा गांधी को इनसे पहले मिल गया। ये क्यों है? अगर गांधी परिवार का बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में पहले ही उसको भविष्य का भारत रत्न दे दिया जाता है। ये बच्चे को पहना देना। अध्यक्ष वही होता है जो गांधी परिवार का बच्चा होता है। ये क्या सोचने की बात नहीं है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि में भारत का अपमान करके कहते हैं कि वंशवाद ही परंपरा है भारत में? अरे भारत की परंपरा है ईमानदारी, योग्यता, निष्ठा, दूसरों की मदद करना। विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी जी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि वंशवाद ही परंपरा है। ऐसे ही चलता है भारत। और सबसे बड़ी बात है, आप बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी कर्तव्य पथ पे, क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां गया? सरदार पटेल की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में बनी, कोई गया आज तक गांधी परिवार का? जवाब लीजिए आप इस पर, आप इस पर जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। की सोच में परिवारवाद का, ठीक है, जवाब लीजिए। लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है वो अब भी वही है कि राजकुमारी सैनी के अलावा आपको कोई और उम्मीदवार नहीं मिला था। मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। मैं आपकी टॉप लीडरशिप में परिवारवाद की बात नहीं कर रही हूं। पहले जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी से, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। गौरव जी, अतुल जी पहले जवाब दीजिए। सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर गौरव भाटिया। ऐसा है, गौरव भाटिया उस पार्टी से जहाँ पे जवानों का कॉफिन का पैसा खाया जाता है और आतंकियों को अफगानिस्तान में छोड़ के आया जाता है। तो मुद्दे पर आ रहा हूं मैं अभी। ऐसा है कि आरएसएस से बिना चुना के नहीं, वो तो मुद्दे पे वो तो खुद आते नहीं, दूसरों को बताते हैं कि विज्ञान का सवाल था और मैथमेटिक्स का जवाब मिला। ये खुद ही वैसा ही करते हैं, खुद जवाब नहीं दे पाते हैं। अरे भैया तो बोल क्या रहे हो? आपको खुद शर्म नहीं आ रही है? बताइए, मैंने आपसे सवाल पूछा भारत रत्न पे, आपने तो सवाल का जवाब नहीं दिया। आप तो सवाल का जवाब अम्बेडकर और सरदार पटेल क्या कहा था वो तो नहीं कहते आप। ये सच्चाई है। सुनो अभी बात सुनो, बात सुनिए बस की भैया, छोटे मेरे पार्टी में, अरे बात सुनो, जरूरी है बात सुनो। भाटिया और अतुल जी मुद्दे पर आ जाइए सर। स्ट्रेट टू द पॉइंट सर, स्ट्रेट टू द पॉइंट प्लीज। स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे यहाँ 137 बार चुनाव हुए। 137 बार के चुनाव में 137 साल की पार्टी है, उसमें कई लोग चुन के आए। अभी खड़गे जी भी चुन के आए थे। मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा नहीं कि कितने लोग हमारे अध्यक्ष हो, बताऊंगा नहीं, सबको मालूम है। लेकिन इनके यहाँ कितने चुनाव हुए ये बताएं। नड्डा जी कैसे चुन के आए, कहाँ ब्लॉक लेवल पे चुनाव हुआ, कहाँ वार्ड लेवल पे चुनाव हुआ, कहाँ ऊपर, अब किसी को मालूम नहीं। आए नड्डा जी बन गए क्योंकि चाहते थे। आरएसएस एक परिवार है। अभी वो शादी नहीं करते, ब्याह नहीं करते, बायोलॉजिकल परिवार नहीं होता है, लेकिन आरएसएस एक परिवार है। उसके मंजूरी के बिना कभी कोई अध्यक्ष बना है? अब मैं ये सवाल खड़ा कर दूंगा कि क्या कभी कोई दलित व्यक्ति या कोई महिला या कोई अल्पसंख्यक का व्यक्ति आरएसएस का हो सकता है प्रमुख? तो सवाल खड़े करने के लिए सवाल हम खड़े कर सकते हैं। लेकिन आदित्य जी ये बात सही है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल वर्ल्ड हो, यहाँ पर तो परिवार से ही लोग आते हैं, एमडी और सीईओ बनते हैं। आपसे पूछेंगे कि आपने गैर कांग्रेसी अध्यक्ष चुनने में अभी मैं बात सवाल है यहाँ पर पार्टी में परिवारवाद का। देखिए, और आप कभी इस ट्रैक पर कभी उस ट्रैक पर सर। नहीं तो उन्होंने जो अभी पॉइंट उठाया भारत रत्न को लेकर, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था सर, मैं रिपीट कर देती हूँ उनका सवाल। उन्होंने ये कहा आपकी पार्टी में एक परिवार का सम्मान हुआ, महापुरुषों का नहीं। ये सवाल था उनका। आपका जवाब इस पर? ऐसा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी से लेके सरदार सरोवर से लेके हर जगह हर वक्त सम्मान हुआ। ये बात सही है कि उनको भारत रत्न मिलने में देर हुआ, ये बात सही है। लेकिन जो बलिदान जो दिया है गांधी परिवार ने, वो बलिदान का कभी ये कहेंगे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अडवाणी जी ने कहा, लेकिन ये कभी कहेंगे नहीं कि वो बलिदान हुआ है। ये कभी मानेंगे नहीं। इनके यहाँ बलिदान की कोई परंपरा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में क्या कहा था ये कभी सामने नहीं आके बताएंगे। जो कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति ये विचारधारा करती है वो इतिहास में लिखा जाएगा काले अक्षर से। ये नहीं बताएंगे कभी, ये कभी नहीं बताएंगे। आपसे जो सवाल है, आप उस सवाल हिंद सेना में का जवाब छोड़कर दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं।